हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज तैयार किया है जो है बायोलॉजी के 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज, जिसका कि ये 10वां वीडियो है। और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाए हैं। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत यानी 12th बायोलॉजी का जेनेटिक्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और ये जेनेटिक्स थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको क्लियर करूंगा। और कंफर्म है कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और आप बना के भी आएंगे। ठीक है, और आपको इतना भी बता दें कि इस चैप्टर से अनुमानित है मेरा कि इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर का नाम इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग बेसिकली अनुवांशिकी के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो अगला चैप्टर होगा वो आणविक आधार होगा, जैसे कि डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है 2-3 पार्ट में जा सकता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है। मैं कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, थोड़ा धीरे करूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो आज का ये पार्ट 1 है, और आप लाइक टारगेट 30 है इस वीडियो का भी, आप लाइक टारगेट जल्दी कंप्लीट कीजिए, इसका पार्ट 2 आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को बायोलॉजी का ये सीरीज, तो जस्ट इसी तरीके से आप चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री में तैयारी करना चाहते हैं नोट्स के साथ, मैथ वाले भी आप आ सकते हैं, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा। एक बात आपको बता दें कि यदि आप बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी आप नोट्स से यदि आप पढ़ लेंगे इस ऐप पर, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि यदि आप 250 प्लस मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आप इस ऐप पे आइए, और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा चैप्टर वाइज। हम लोग को यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे वीडियो नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, यहाँ पे हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स स्पेशली किसके लिए लॉन्च किया गया है, कम समय में अच्छा तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप नोट्स पढ़ के ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं, एकदम प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाया गया है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएगा, जिससे आप देख लीजिए कि पढ़ाया हुआ मेरा आता है या नहीं आता है। ऑनलाइन टेस्ट आपको करवाया जाएगा, काउंसलिंग तक हम लोग हेल्प करेंगे, बशर्ते आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से ऐप होगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से कोर्स होगा, उस कोर्स में आप इनरोल होइए। और बहुत कम प्राइस रखे हैं, मात्र 299 रुपीज़ है, 300 है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, और इस कोर्स को लेने में जिसको भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन तो आप कोर्स ले लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये आपके भले के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते, एकदम मस्त क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, किसी दंपति की 6 पुत्रियां हैं। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, ये चैप्टर में रटने वाला क्वेश्चन बहुत कम होगा। ठीक है, जो रटने वाला होगा हम बता देंगे कि ये रट लेना है, लेकिन जो समझने वाला होगा वो ध्यान से समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। किसी दंपति की 6 पुत्रियां हैं, अगली संतान पुत्री होने की कितनी संभावना है। इसका आम भाषा में बोले तो मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, कोई परिवार है, उसको 6 बेटी लगातार हो गई है, तो अब जो अगली बच्ची होगी या फिर अगला बच्चा होगा वो क्या होगा, बेटा होगा या बेटी। तो गांव घर में लोग क्या बोलेंगे कि 6 गो बेटी लगातार हुई है तो 7वां भी क्या होगी, बेटी होगी, मतलब 100% चांस है कि बेटी ही होगी। लेकिन ऐसा विज्ञान में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चाहे आपको 10 बेटी लगातार हो जाए या 15 बेटी लगातार हो जाए या फिर बेटा हो जाए, वैसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगला भी बेटा ही होगा या बेटी ही होगा। उसका चांस सिर्फ 50% होता है। कितना होता है, 50%, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, जो कि हम अभी आपको समझाएंगे। तो क्लियर आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि किसी को लगातार 6 बेटी, चाहे 5 बेटी, चाहे 10 बेटी हो रहा हो, और क्वेश्चन आ जाए कि अगला संतान बेटी होगा या बेटा, कितना परसेंट चांस है, तो 50%। ठीक है, और इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए आपका पहला ही क्वेश्चन हम यही रखे हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि और क्या क्वेश्चन आता है इस स्लाइड से। स्पर्म क्या है, क्या कहते हैं, पुरुष युग्मक है, मेल गैमिट है। ठीक है, और स्पर्म में कौन सा क्या कहते हैं क्रोमोजोम होता है, तो भैया एक्स भी होता है और वाई भी होता है। ठीक है,
क्या क्या होता है, एक्स भी होता है और वाई भी होता है स्पर्म में। लेकिन महिला का जो एग होता है, अंडाणु होता है, उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोजोम होता है। तो डिपेंड इस पे करता है कि बेटा होगा या बेटी होगा। अगर पापा का वाई और माता का एक्स मिलेगा तो बेटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई क्या होता है, लड़का होता है। और माता का एक्स और पिता का भी एक्स मिलेगा तो बेटी हो जाएगी एक्स एक्स। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड से क्या समझना है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है, बस सीधा क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन इस स्लाइड से ये बन सकता है कि किसी को लगातार अगर 6 पुत्रियां हैं तो अगली संतान होने की संभावना कितनी है, ये पुत्री होने की संभावना कितनी है, तो वो 50%, चाहे पुत्र होने का संभावना है तो 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मेल युग्मक यानी पुरुष का युग्मक कौन सा होता है, तो शुक्राणु होता है। महिला युग्मक कौन सा होता है, मादा युग्मक, तो अंडाणु होता है, जिसको इंग्लिश में एग कहते हैं। फिर शुक्राणु में जो गुणसूत्र होता है वो कौन कौन सा होता है, तो एक्स और वाई होता है। और मादा में जो गुणसूत्र होता है वो कौन कौन सा होता है, तो एक्स और एक्स होता है। यदि एक्स और वाई मिलेगा तो क्या बनेगा संतान, तो वो लड़का बनेगा। अगर एक्स और एक्स बनेगी मिलेगी तो वो क्या बनेगी संतान, लड़की बनेगी। ठीक है, बस ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी आया है आपके एग्जाम में। किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, ठीक है, लगातार 5 बेटी हो गई है, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना कितनी होगी। अगर लगातार 5 बेटी हो गई है तो छठा संतान में पुत्र होने का, सब बोलेगा ना बेटा तो होगा ही नहीं इसको, क्या कि लगातार 5 बेटी है तो छठा में भी बेटी ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार 5 बेटी है फिर भी 50% चांस है कि इसको क्या होगा, बेटा बेटा होगा या बेटी होगा। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। चाहे लगातार कितनी भी बेटी हो जाए या बेटा हो जाए, अगले संतान में पुत्री हो गई या पुत्र होगा, इसका संभावना मात्र 50% ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह ओ, ठीक है, और शिशु का भी रक्त समूह ओ हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा। तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि माँ भी ओ है, पिता बच्चा भी ओ हो गया, मतलब पिता भी क्या होंगे, ओ ही होंगे, तभी तो माता और पिता मिले और बच्चा ओ बन गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। देखिए आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसके लिए टेस्ट कराया जाता है। तो इस टेस्ट में जो एंटी सीरम लिया जाता है उसमें क्या मौजूद होता है, किसको देख करके वो बताता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उसमें मौजूद होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है और मेरे ख्याल से आने का संभावना है इस बार, तो आप ध्यान से देख लीजिए। हम लोग को थोड़ा अनुभव हो जाता है कि आखिर क्या आने वाला है, नहीं आने वाला है, और ये आपको भी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ये अनुभव नहीं करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, देखना पड़ता है सब। मैं आपको जैसे जैसे करने के लिए बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, आपका सिलेक्शन बायोलॉजी ही करवाएगा, बायोलॉजी ही सिलेक्शन करवाता है, इसलिए मैं बायोलॉजी स्टार्ट किया हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री आप ऐप पर जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, एक बार नोट्स को 1-2 बार, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम पाया जाता है। तो जब ब्लड ग्रुप का चेक किया जाता है तो उस एंटी सीरम में क्या पाया जाता है, किसको देख के, तो एंटीबॉडी को देख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मटर में प्रभावी गुण है। आपको देखिए एनसीईआरटी निकालना है, एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर, एनसीईआरटी बायोलॉजी का चौथा चैप्टर क्या है, चौथा नहीं 5वां चैप्टर है शायद, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ से जेनेटिक्स स्टार्ट होता है, यानी अनुवांशिकी स्टार्ट होता है। वहाँ पे एक चार्ट होगा, ये चार्ट आप जरूर गौर से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि इस चार्ट से क्वेश्चन कैसे आता है, और हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म है कि सिर्फ इस चार्ट से आएगा, इस फिगर से आएगा एक क्वेश्चन, और मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। इसलिए आपके पास अगर एनसीईआरटी होगा तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सके उतना अच्छा डायग्राम नहीं दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मेंडल वैज्ञानिक है जो कि अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं, वही सबसे बड़ा रोल स्टार्ट किए हैं अनुवांशिकी को। तो अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, और जो अनुवांशिकी के लिए जो यूज किया था मेंडल, किस पौधा पे किया था, तो मटर के पौधा पे किया था। किस पौधा पे किया था, मटर के पौधा पे किया था। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। एक सेकेंड, पहले आपको मैं मेंडल का
पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारे मेंडल साहब। कौन है? मेंडल साहब, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये अनुवांशिकी के पिता। क्वेश्चन ये भी आता है कि अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो वो है ग्रेगर मेंडल। पूरा नाम क्या था इनका? ग्रेगर मेंडल। आपको मेंडल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन कराने से नहीं क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से सुनते चलिए। जो ग्रेगर मेंडल थे वो किस पौधे पे किए थे? तो मटर पे। मौसे मेंडल मौसे मटर, इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जो मटर के पौधे में वो 7 गो लक्षण का विशेषण मतलब पढ़ाई किए थे। कितने कितने के बारे में बताए थे? 7 लक्षण पे वो सर्च कर रहे थे। जितना भी रिसर्च किए थे वो कितने लक्षण पे किए थे? 7 जोड़ी लक्षण पे, ठीक है। वो लक्षण क्या क्या था, वो गुण क्या क्या था, आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला था बीज का आकार। बीज का आकार क्या होगा? फिर दूसरा था बीज का रंग। तीसरा था फूल का रंग। चौथा था फली का आकार। पांचवा था फली का रंग। फिर पुष्प की स्थिति, तने की ऊंचाई। इस तरीके से 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। और इसमें भी कुछ प्रभावी गुण था और कुछ अप्रभावी गुण था, जो कि आपको एनसीईआरटी से याद रखना है कि प्रभावी गुण कौन कौन सा था और अप्रभावी गुण कौन कौन सा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस स्लाइड से आता है। आपको मैं एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए, पहली बात, आनुवंशिकता के लिए जो मेंडल ने उपयोग किया था वो कौन सा पौधा था? तो मटर का पौधा। कितने गुण को लिया गया था? तो 7 गुण को लिया गया था। और क्या है, उसमें प्रभावी गुण थे और कुछ अप्रभावी गुण थे, जैसे कि बीज का रंग, बीज का आकार, तो गोल हो गया प्रभावी और झुर्रीदार हो गया अप्रभावी। इस तरीके से आपको सारा का याद रखना है, ठीक है। वो आप किताब से देख लीजिएगा। एक मटर, अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है। एक मटर में प्रभावी गुण है, तो सारा इधर वाला जितना है प्रभावी गुण है, इधर वाला जितना है अप्रभावी गुण है। तो प्रभावी गुण कौन कौन सा आता है? लंबा तना, देखिए नीचे है ना, लंबा तना मतलब प्रभावी गुण है। गोल बीज पहला ही है तो वो भी प्रभावी है। पीले बीज कवच, पीला है तो इसका मतलब है ये भी कि ये सब क्या है? प्रभावी गुण है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है कि कौन सा प्रभावी गुण है, कौन सा अप्रभावी गुण है, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इससे बच्चे फंस जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मादा के यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? सबसे पहली बात है कि ऑटोजोम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे अंदर क्या, हमारे इस कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, पहले आपको ये समझना है। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, यानी 46 को कितना होता है? 46। 23 जोड़ी में 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या बोला जाता है? ऑटोजोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोजोम। और बल्कि जो एक जोड़ी बच गया, 22 जोड़ी में जो एक जोड़ी बच गया वो सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोजोम। जैसा कि वो एक जोड़ी अगर फीमेल होगी तो उसमें एक्स होगा और मेल होगा तो उसमें XY होगा। क्या समझे? नहीं समझे? मैं एक बार क्लियर करके समझाता हूँ। आराम से धीरज रख के इस चैप्टर को समझते चलिए। पहली बार आपके लिए कोई यूपी फार्मेसी के लिए इतना अच्छा से पढ़ा रहा है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सिर्फ क्वेश्चन करा देते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई ईमानदारी से इस तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है आप लोग के लिए स्पेशली, ठीक है। तो आप लोग के लिए इस तरीके से करना, थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा आप लोग भी ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। क्या है? मादा के यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? तो हम क्या बोले कि टोटल हम लोग में होता क्या है? 46 गो, यानी 23 जोड़ी। उसमें बांटा गया है 2 भाग में। 2 भाग में बांटा गया है। पहला को ऑटोजोम बोला गया है, जिसमें कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़ी। और जो बचा एक जोड़ी वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम होता है। क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम, जो कि डिसाइड करता है कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होगी तो उसमें XX होगा और लड़का होगा तो उसमें XY होगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? किसी मादा के यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्लियर? अगर समझ में आया तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर समझ में आ रहा है, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्लाइड।
मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मैंने तो मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि मेंडल ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि ये क्या थे। पहले ये देखिए, ये वैज्ञानिक नहीं थे, एक तरीके से किसान थे, ठीक है, और ये खोज करके वैज्ञानिक बन गए बाद में, ठीक है। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या चीज़ प्रस्तावित किया था? तो आनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, किसके नियम को? आनुवांशिकता के नियम को। इसी कारण से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के पिता भी कहा जाता है। तो आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और ये पढ़ाई किस पे किए थे, किस पे स्टडीड किए थे? तो वो पी प्लांट का मतलब क्या हुआ? मटर का पौधा। किस पे किए थे? मटर का पौधा। और कितने कैरेक्टर को यूज किए थे? तो 7 कैरेक्टर को यूज किए थे, ठीक है। देखिए इस स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका जो क्वेश्चन है वही बन रहा है कि मेंडल क्या प्रस्तावित किया था? तो आनुवांशिकता के नियम। मेंडल को क्या बोला जाता है? तो आनुवांशिकता के पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये किस पर पढ़ाई किए थे, किस पर रिसर्च किए थे? तो पी प्लांट यानी मटर का पौधा पे। और इन्होंने कितने कैरेक्टर को यूज किया था? तो 7 कैरेक्टर को यूज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी के पिता। देख लीजिए क्वेश्चन आ गया, आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो भैया मेंडल हो जाएंगे। आनुवांशिकी के पिता किसको कहेंगे? मेंडल को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी युग्मक में, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से सुनिएगा। युग्मक में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को क्या कहते हैं? देखिए कोई भी युग्मक है, ठीक है, युग्मक मतलब क्या होता है? एक्स क्रोमोजोम, क्या कहते हैं? युग्मक मतलब हो गया एक्स या फिर वाई, इस तरीके से युग्मक होगा। शुक्राणु, अंडाणु होता है ना, ये क्या हुआ? युग्मक हुआ। तो उस युग्मक में जो हैप्लॉइड सेट होता है उसको क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। आपको सीधा समझ में नहीं आया, आपको सीधा ये याद रखना है कि जीनोम क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि जीनोम क्या होता है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हैप्लॉइड सेट को क्या कहते हैं। कोई भी युग्मक है, युग्मक में तो आपको पता है कि हैप्लॉइड ही होता है, यानी एक एन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जीनोम बोला जाता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ दे कि जीनोम किसको कहता है? तो युग्मक में जो हैप्लॉइड सेट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कितना आसान है। मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर की संख्या है 7। आपको मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस फिगर से। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? मतलब देखिए मेंडल जो है नियम दिए थे, बात ऐसा कुछ हुआ था, एक स्टोरी है, थोड़ा सा छोटा सा सुन लीजिए। मेंडल तो वैज्ञानिक थे नहीं, वो एक पादरी थे। वो क्या थे? पादरी, यानी क्या होता है? चर्च में जो फादर होते हैं वो थे, और किसानी भी करते थे साथ साथ, ठीक है। तो वो वैज्ञानिक थे नहीं, उनके बाद वो जब इस चीज़ को रिसर्च किया और बोलना चाहें तो उनके बात को कोई नहीं माना, तो वो मर गए, ठीक है, वो मर गए। उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट को रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि नहीं वो सही बोल रहे थे, तो उसको एक नियम बना दिया गया। तो वही क्वेश्चन है कि मेंडल के अवधारणा को मेंडल के नियम में रूपांतरित किया था किसने? तो वो वैज्ञानिक थे कोरेंस। कौन थे? कोरेंस नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मेंडल के अवधारणा को किस में बदल दिया? उनके नियम में बदल दिया। तो क्वेश्चन क्या है? मेंडल के अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? तो भैया कोरेंस ने। किसने? कोरेंस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल थे, ठीक है, मेंडल थे। देखिए वही क्वेश्चन बताए थे अभी थोड़ी देर पहले ही कि मेंडल क्या थे। तो मेंडल एक पादरी थे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और कहाँ के पादरी थे? तो वो ऑस्ट्रिया नाम का देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया नाम का देश है, वहाँ के पादरी थे। तो मेंडल क्या थे? एक ऑस्ट्रियन पादरी थे, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के पिता बोला जाता है। और वो मटर के पौधे पे स्टडी किए थे, और वो 7 कैरेक्टर को यूज किए थे, 7 कैरेक्टर पर पढ़ाई किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप का F2 वंशज अनुपात होगा।
इसको आप सीधा याद रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक ही यही लेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में यही चीज़ सारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आएगा, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वो समझाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीधा आपको याद रखना है कि फिनोटाइप में F2 का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, 3:1 होता है। अभी ये नहीं समझ में आएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को मत देखना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये भाई बहुत मेरे ख्याल से तो आ सकता है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में हमने देखा है कि आता है। ठीक है, अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भैया, तो पाइसम सेटाइवम होता है। ये तो मटर का पौधा आप देख ही रहे हैं। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। और आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सीरीज एकदम लंबा जाएगा, हम लोग पूरा पढ़ते चलेंगे। इस कारण से आप जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जैसा कि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, तो आप थोड़ा सीरियस होकर देख लीजिए और आप पीछे से वीडियो का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। खाते पीते टाइम भी थोड़ा वीडियो को चला दिए, सुन लिए, तब अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर 1-2 महीने आप सही से पढ़ लीजिएगा तो आपका 2 से 2.5 लाख रुपये बच जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में तो आप जान रहे कितना है। और आप कोर्स ले लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि हाँ, जिन बच्चों को भी कोर्स लेने में प्रॉब्लम आता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, ये नंबर आप ही लोग के लिए स्पेशली बनाया गया है कि इस पे हर समय आदमी बैठा रहता है कि आपका हेल्प कर सके। ठीक है, तो आप बायोलॉजी फिजिक्स बायोलॉजी के साथ देखिए, आप बायोलॉजी अच्छा स्कोर कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। बस फिजिक्स केमिस्ट्री आप ऐप पर आकर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बायोलॉजी को थोड़ा बहुत रीडिंग कर लेना है, जिससे आप 50 क्वेश्चन के दावेदार हो जाइएगा, टोटल क्वेश्चन के दावेदार हो जाइएगा। जो बहुत हमसे थोड़ा बहुत छूट जा रहा होगा वो आप एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर 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 थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए, इस कोर्स है बेसिक सॉल्यूशन, आप ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 300 रुपीज़ है मात्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा। और आप कमेंट इस वीडियो में ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया। अगर आया तो यस सर लिख दीजिएगा, जिससे मैं क्लियर हो जाऊं कि आपको समझ में आ गया है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना पाऊँ। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, और हमारे अंदर एनर्जी मतलब आपके अंदर भी एनर्जी हम लोग भर देंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।